अगर आपने इन्वेस्टमेंट को हल्के में लिया या इन्वेस्टमेंट में कोई बड़ी मिस्टेक की तो सिर्फ पैसा ही नहीं, आपका फ्यूचर, आपके सपने सब खत्म हो जाएंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे सभी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में और उनके उन सीक्रेट्स के बारे में जो आमतौर पर आपसे छिपाए जाते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। फर्स्ट, सेविंग अकाउंट। ये बैंक में पैसा रखने का सबसे बेसिक और सेफ तरीका है। इसमें आपको 3 to 7% का इंटरेस्ट मिल जाता है। इसमें लिक्विडिटी भी ज्यादा होती है, आप कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं एटीएम, यूपीआई, चेक, नेट बैंकिंग एटसेट्रा से। लेकिन याद रहे, एक बैंक में 5 लाख रुपए तक ही इंश्योर्ड होते हैं। आपको सिर्फ 5 लाख रुपए तक की ही गारंटी मिलती है। अगर वो बैंक डूब जाए तो एक बैंक से आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। तो अगर आपने 5 लाख रुपए से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप मल्टीपल बैंक्स में करो। एक बैंक में मैक्सिमम 5 लाख रुपए ही इन्वेस्ट करो। कुछ बैंक्स में आपको मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन करना होता है। अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करोगे तो आपको पेनल्टी पे करनी होगी। इमरजेंसी फंड का पैसा आप सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा पैसा भी सेविंग अकाउंट में ना रखो, क्योंकि सेविंग अकाउंट में आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलते हैं। इंडिया में 6% का तो इन्फ्लेशन रेट ही है। आप अपने बैंक के एटीएम विड्रॉवल, डेबिट कार्ड फीस, एसएमएस अलर्ट जैसे हिडन चार्जेस भी जान लो। आप अपने सेविंग अकाउंट में ऑटो स्वीप फैसिलिटी ऑन करा के सेविंग अकाउंट से एफडी अकाउंट जितने रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। अगर आप छोटे बैंक्स में सेविंग अकाउंट खुलवाओगे तो आपको ज्यादा रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। सेविंग अकाउंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, पर शॉर्ट टर्म कैश मैनेजमेंट के लिए सही है। आपके सेविंग अकाउंट में नॉमिनी ऐड जरूर होना चाहिए। सेविंग अकाउंट में ऑटो ड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है। इसमें अगर आपके सेविंग अकाउंट में 0 रुपए है या उतना पैसा नहीं है जितना आपको विड्रॉ करना है, वो भी आप वो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में ज्यादा पैसा रखते हैं तो आपको कस्टमाइज्ड सेविंग अकाउंट या फिर प्रायोरिटी अकाउंट मिल जाता है, जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स और फीचर्स मिल जाते हैं। इसमें आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाता है, आपको एक डेडिकेटेड मैनेजर भी मिल जाता है। आप अपने सेविंग अकाउंट को म्यूचुअल फंड, एसआईपी, इंश्योरेंस, पीपीएफ से लिंक भी करा सकते हैं ताकि आप ऑटो डेबिट फैसिलिटी ऑन करा सके। 60+ एज के लोगों के लिए स्पेशल सेविंग अकाउंट भी होते हैं, जिसमें हायर इंटरेस्ट रेट्स और फ्री चेकअप जैसी फैसिलिटी भी होती है। सेकंड, एफडी मींस फिक्स्ड डिपॉजिट। इसमें आपको 4 to 9% का इंटरेस्ट मिल जाता है। इसमें इंटरेस्ट पूरे टेन्योर के लिए फिक्स हो जाता है। इसमें हम एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए पैसा बैंक में रखते हैं। एफडी का टेन्योर 7 दिन से लेकर 10 साल तक रहता है। जितना लंबा टेन्योर आप सिलेक्ट करेंगे आपको उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन उतने टाइम के लिए आपका पैसा लॉक इन भी हो जाएगा। अगर आप वो टाइम कंप्लीट होने से पहले पैसा विड्रॉ करोगे तो आपको पेनल्टी पे करनी होगी। एफडी में मिलने वाला इंटरेस्ट री इन्वेस्ट हो जाता है। अगर आपकी एफडी पर मिलने वाला इंटरेस्ट 40,000 रुपीज से ज्यादा है तो 10% का टीडीएस डिडक्ट होगा। स्मार्ट लोग अपनी एफडी को इस तरह स्प्लिट करते हैं कि हर एक एफडी का इंटरेस्ट 40,000 रुपीज से कम ही रहे, और ये हो पाता है मल्टीपल बैंक अकाउंट में एफडी करने से या मल्टीपल फैमिली मेंबर्स के नाम एफडी करने से। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम हाई है, अगर आप हायर टैक्स स्लैब में आते हैं, तो आपको एफडी पर आने वाले इंटरेस्ट पर 30% या उससे भी ज्यादा टैक्स पे करना पड़ सकता है। सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 रुपीज के इंटरेस्ट तक कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। एफडी में प्री मैच्योर विड्रॉल पर 0.5 to 1% की पेनल्टी लगती है। आप अपनी एफडी के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं। आपकी एफडी जितने भी अमाउंट की है उसके 70 to 90% के अमाउंट का आप लोन ले सकते हैं, और वो आपको एफडी के रिटर्न से सिर्फ 1-2% ज्यादा इंटरेस्ट पर ही मिल जाएगा। आप एफडी में अपने पैसों को अलग अलग टेन्योर के लिए डिवाइड भी कर सकते हैं ताकि लिक्विडिटी भी रहे और रिटर्न्स भी मैक्सिमाइज हो। लेकिन याद रहे, एफडी सिर्फ कैपिटल प्रिजर्वेशन के लिए है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए नहीं है, क्योंकि इसका इंटरेस्ट इन्फ्लेशन रेट के आसपास ही होता है। आपको एफडी में इन्फ्लेशन रेट से बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलने वाले हैं। कॉर्पोरेट बैंक एफडी या स्मॉल फाइनेंस बैंक एफडी में आपको ज्यादा इंटरेस्ट भी मिल जाता है, लेकिन उसमें रिस्क भी ज्यादा ही होता है। एफडी के इंटरेस्ट पर टैक्स भी लगता है। अगर आपकी एफडी 7% का रिटर्न दे रही है और इन्फ्लेशन रेट 6% है, तो आप नेट में तो सिर्फ 1% ही रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं। कुछ एफडी पार्शियल विड्रॉल ऑप्शन भी देती है, उसमें आप टोटल अमाउंट का एक छोटा हिस्सा ही विड्रॉ कर सकते हैं, जितने भी पैसे की आपको जरूरत है। 2 करोड़ से ऊपर की एफडी को बल्क एफडी बोलते हैं। इसमें आपको हायर इंटरेस्ट मिलता है। एफडी में आप लैडरिंग स्ट्रेटेजी का भी यूज कर सकते हैं। इसमें आप अपना सारा पैसा एक ही एफडी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इसमें आप अपने सारे पैसे को 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। लाइक एक एफडी 1 साल के लिए, दूसरी एफडी 2 साल के लिए,
तीसरी एफडी 3 साल के लिए। ऐसा करके हर साल एक एफडी मैच्योर होगी। इससे कैश फ्लो भी बनेगा और रिटर्न्स भी मैक्सिमाइज होंगे। मंथली पेमेंट वाली एफडी भी होती है जिसमें हर महीने इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ये रिटायरीज लोगों के लिए ज्यादा सही है। थर्ड, रिकरिंग डिपॉजिट। इसमें आप मंथली बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसमें भी आपको फिक्स्ड रिटर्न्स मिलते हैं। इसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। मंथली ऑटो डेबिट से सेविंग हैबिट बनती है। इसका टेन्योर 6 महीने से लेकर 10 साल के बीच रहता है। इसमें प्री मैच्योर विड्रॉवल अलाउड है पर पेनल्टी जरूर लगेगी। आरडी का इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होता है। अगर एक साल का इंटरेस्ट 40,000 रुपीज से ज्यादा है तो 10% का टीडीएस डिडक्ट होगा। सीनियर सिटीजन के केस में ये अमाउंट 50,000 रुपीज है। आरडी में शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। अगर 3 साल बाद आपको कोई एक्सपेंस करना है तो उसका टारगेट अमाउंट डिसाइड करो और फिर उस हिसाब से मंथली आरडी शुरू कर दो। आरडी को प्री मैच्योर तोड़ने पर जनरली 1% की पेनल्टी लगती है। आप आरडी के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं। फोर्थ, पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ एक गवर्नमेंट बैक्ड लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है। इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है लेकिन इसमें 15 साल का लॉक इन होता है। लेकिन आप 5-5 साल के ब्लॉक में इसे एक्सटेंड भी करा सकते हैं। 7 साल के बाद पार्शियल विड्रॉवल भी पॉसिबल है। 7 साल बाद आप 50% तक पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें आपको 7 to 8% के सिक्योर और गारंटीड रिटर्न्स मिलते हैं। इसमें इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री होता है और मैच्योरिटी अमाउंट भी टैक्स फ्री होता है। पीपीएफ अकाउंट को आप बैंक या पोस्ट ऑफिस दोनों से ही खुलवा सकते हैं। इसमें आप साल का 500 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपने पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट भी लोन ले सकते हैं 3rd to 6th फाइनेंशियल ईयर तक। इसका इंटरेस्ट पीपीएफ इंटरेस्ट रेट से 1-2% ही ज्यादा होता है। पीपीएफ अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज भी किया जा सकता है और वो सिर्फ 5 साल के बाद ही पॉसिबल है। तो वो भी सिर्फ इन कंडीशंस में लाइक सीरियस इलनेस, हायर एजुकेशन, अकाउंट होल्डर के एनआरआई बन जाने पर। प्री मैच्योर क्लोजर में 1% की इंटरेस्ट पेनल्टी लगती है। आप पीपीएफ में साल की स्टार्टिंग में ही लमसम इन्वेस्टमेंट करके एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप मंथली डिपॉजिट कर रहे हो तो महीने की 5th डेट से पहले ही डिपॉजिट करो, नहीं तो आपको उस महीने का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, फिर आपको अगले महीने से इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा। पीपीएफ एक वेल्थ बिल्डिंग के साथ साथ टैक्स सेविंग स्कीम भी है। पीपीएफ अकाउंट होल्डर की डेथ होने पर पीपीएफ अकाउंट बंद कर दिया जाता है और फिर नॉमिनी को पैसा मिल जाता है। पीपीएफ में 0 रिस्क होता है। अगर बैंक डिफॉल्ट भी हो जाए या पोस्ट ऑफिस बंद भी हो जाए वो भी आपका पैसा 100% सेफ है। आप मल्टीपल फैमिली मेंबर्स के नाम पर भी पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। इससे आप एक बड़ा टैक्स फ्री कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं। आप पीपीएफ अकाउंट अपने बच्चों के नाम पर भी खुलवा सकते हैं। पर याद रहे, आपकी और आपके बच्चों की कंबाइंड टैक्स फ्री लिमिट 1.5 लाख रुपए ही होगी। अगर आप हर साल मिनिमम 500 रुपए पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करते हैं तो आपका पीपीएफ अकाउंट डिफॉल्ट भी हो सकता है और फिर उसको रीएक्टिवेट कराने के लिए हर मिस किया हुआ साल का 500 रुपए प्लस 50 रुपए की पेनल्टी देनी होगी। पीपीएफ इंटरेस्ट मंथली कैलकुलेट होगा और ईयरली कंपाउंड होगा। 5th, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जो कि सैलरीड लोगों के लिए होती है। इसका मोटिव रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। ईपीएफ का पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स और थोड़ा इक्विटी में भी इन्वेस्ट होता है। ईपीएफ में 8% के आसपास का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। ईपीएफ ट्रिपल एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है। इसके कंट्रीब्यूशन पर भी टैक्स नहीं लगेगा, इंटरेस्ट पर भी टैक्स नहीं लगेगा, मैच्योरिटी अमाउंट पर भी टैक्स नहीं लगेगा। रिटायरमेंट के बाद या 2 महीनों तक अनएम्प्लॉयड रहने के केस में ये पैसा आप निकाल सकते हैं। इसका फुल पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप अर्ली विड्रॉ करोगे, 5 साल से पहले ही विड्रॉ करोगे तो 10% का टीडीएस लगेगा। ईपीएफ सिर्फ सैलरीड लोगों के लिए ही होता है। पीपीएफ या एनपीएस तो सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए भी होता है। ईपीएफ में आपके साथ साथ आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी प्लस डीए, डियरनेस अलाउंस का 12% ईपीएफ में जाता है और एम्प्लॉयर भी अपनी तरफ से 12% का कंट्रीब्यूशन करता है। ये एक गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है। इसमें 0 रिस्क है या ना के बराबर रिस्क है। ईपीएफ अकाउंट को मैनेज करने के लिए यूएन नंबर मिलता है जो लाइफ टाइम सेम रहता है, जो बदलने के केस में भी नई कंपनी के साथ आपको अपना यूएन लिंक करवाना होता है। 6th, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। बॉन्ड्स एक तरह का लोन होता है। जब गवर्नमेंट या कंपनी को पैसा चाहिए होता है तो वो पब्लिक से लोन लेती है, उसके
बदले वो बॉन्ड्स इश्यू करती है। जब आप बॉन्ड खरीदते हो तो आप गवर्नमेंट और कंपनी को पैसा उधार देते हो। इसके बदले में आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है और मैच्योरिटी डेट पर आपको पूरा पैसा वापस मिल जाता है। बॉन्ड्स बहुत ज्यादा सेफ होते हैं। बॉन्ड्स 3 तरह के होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और म्युनिसिपल बॉन्ड्स। डिबेंचर्स भी लोन जैसा ही होता है, लेकिन ये रिस्की होते हैं। मोस्टली कंपनीज ये इश्यू करती है। डिबेंचर्स 2 तरह के होते हैं, सिक्योर डिबेंचर और अनसिक्योर डिबेंचर। सिक्योर डिबेंचर के केस में अगर कंपनी डिफॉल्ट करे तो उसकी प्रॉपर्टी सेल होगी और आपको आपका पैसा मिल जाएगा। अनसिक्योर डिबेंचर के केस में कोई भी गारंटी नहीं होती है, अगर कंपनी डूबेगी तो आपका पैसा भी डूब जाएगा। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट सेफ इनकम के लिए और पोर्टफोलियो स्टेबल बनाने के लिए की जाती है। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में कुछ रिस्क भी होते हैं, लाइक कंपनी या गवर्नमेंट का पैसा ना दे पाना, मार्केट में नए बॉन्ड्स हायर रेट पर आ जाना जिससे आपके बॉन्ड्स की वैल्यू गिर सकती है। लिक्विडिटी की भी कमी के केस में बॉन्ड्स को बेचना डिफिकल्ट हो सकता है। ये एक मिथ है कि बॉन्ड्स 100% सेफ होते हैं। सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड्स ही सेफ होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में रिस्क होता है। और ये भी एक मिथ है कि सिर्फ ओल्ड लोगों को ही बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। यंग लोग भी डाइवर्सिफिकेशन के लिए बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी एक मिथ है कि जो बॉन्ड ज्यादा रिटर्न्स दे रहा है वो उतना ही अच्छा है। ज्यादा रिटर्न ज्यादा रिस्क के साथ आता है। बॉन्ड्स में वोटिंग राइट नहीं मिलता है जो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। सिर्फ ज्यादा रिटर्न्स देखकर लो रेटेड बॉन्ड्स नहीं खरीदने चाहिए। डिबेंचर का तीसरा टाइप होता है कन्वर्टिबल डिबेंचर। इसमें डिबेंचर्स बाद में शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में वोलेटिलिटी कम होती है और ये सेफ और प्रिडिक्टेबल रिटर्न्स देते हैं। और कुछ बॉन्ड्स तो टैक्स फ्री भी होते हैं। अब हम बात करेंगे मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। इनमें आपको हाई रिस्क के साथ हाई रिवार्ड्स मिलते हैं। फर्स्ट, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसमें बहुत सारे लोग पैसा डालते हैं और इस पैसे को प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स मैनेज और ग्रो करते हैं, बॉन्ड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट जैसे एसेट्स में इन्वेस्ट करके। म्यूचुअल फंड्स कई तरह के होते हैं, लाइक इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड एटसेट्रा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का पैसा शेयर्स में लगता है। डेट म्यूचुअल फंड्स का पैसा लोन्स और बॉन्ड्स में लगता है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स का पैसा शेयर्स और बॉन्ड्स दोनों में ही लगता है। और इंडेक्स फंड शेयर मार्केट के इंडेक्स लाइक निफ्टी और सेंसेक्स को कॉपी करते हैं। म्यूचुअल फंड में आप कम नॉलेज कम एक्सपीरियंस के साथ ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो एक्सपर्ट्स आपके पैसे को मैनेज और ग्रो करते हैं। एक म्यूचुअल फंड में 40 to 50 कंपनीज होती है। आपकी इन्वेस्टमेंट को अच्छी खासी डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाती है। म्यूचुअल फंड्स में लिक्विडिटी भी होती है। म्यूचुअल फंड को आप सेल करके 24 से 48 घंटे के अंदर ही पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आप रेगुलर बेसिस पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसे हम SIP कहते हैं। म्यूचुअल फंड में आप बड़ा पैसा एक बार में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसे लमसम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। म्यूचुअल फंड आपसे फंड मैनेज करने के लिए 0.5 to 2% की एनुअल चार्जेस भी लेते हैं। अगर आप अपने म्यूचुअल फंड को 1 साल के अंदर ही सेल कर देते हैं तो 1% के आसपास का एग्जिट लोड भी लगेगा। म्यूचुअल फंड में 2 प्लान होते हैं। पहला है डायरेक्ट प्लान, जिसमें आप डायरेक्टली फंड्स खरीदते हैं, इसमें कोई भी कमीशन नहीं लगता है। दूसरा है रेगुलर प्लान, इसमें आप एजेंट के थ्रू फंड खरीदते हैं, इसमें आपको एजेंट को कमीशन पे करना होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड को 1 साल के अंदर सेल करोगे तो 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। 1 साल के बाद बेचने पर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म का गेम है, इसमें आपको मिनिमम 5 to 8 ईयर्स के लिए तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए। आपको सिर्फ फास्ट रिटर्न्स देखकर ही कोई भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। फास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं देता है। मार्केट जब डाउन हो तब अपनी SIP को बंद करना एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, कि तब तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे जिससे आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। आप गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करो, आप अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से फंड सेलेक्ट करो। एक इंसान के पास बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड्स होना भी सही नहीं है। एक इंसान के पास मैक्सिमम 3 या 4 म्यूचुअल फंड्स ही होने चाहिए। बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड लेने से सेम कंपनीज में ही आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा होता है। इससे ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है और इससे रिटर्न्स कम हो जाते हैं। हर साल अपना म्यूचुअल फंड चेंज करना भी बहुत बड़ी मिस्टेक है। आप म्यूचुअल फंड में SIP करने की बजाय स्टेप अप SIP करो। स्टेप अप SIP में हम अपनी बढ़ती हुई कमाई के साथ अपने SIP के अमाउंट को भी बढ़ाते रहते हैं। आप हर साल अपने SIP के अमाउंट को 10 से 15% से बढ़ाने की कोशिश करो। म्यूचुअल फंड में एक बार बड़ा कॉर्पस बिल्ड होने के बाद आप SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू मंथली इनकम या रेगुलर इनकम कमा सकते हैं। म्यूचुअल फंड में 1 साल में 1.25 लाख रुपए तक के प्रॉफिट पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। इसे हम टैक्स हार्वेस्टिंग कहते हैं, लेकिन उससे ऊपर के प्रॉफिट पर आपको टैक्स पे करना है।
80% एक्टिवली मैनेज फंड्स बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते हैं। सेकंड है डायरेक्ट स्टॉक्स, जिसमें आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करके डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप कंपनी के उस हिस्से के मालिक बन जाते हैं। अगर आपके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की बजाय डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में रिस्क भी ज्यादा है। आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में ही इन्वेस्ट करो। आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट करो जिनके मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। वो कंपनी ग्रोइंग सेक्टर या ग्रोइंग इंडस्ट्री से होनी चाहिए। उस कंपनी पर डेट भी कम ही होना चाहिए। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करो। लॉन्ग टर्म विजन और सोच रखो। ज्यादातर पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने ही बनाया है। थर्ड, ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ETF एक बास्केट ऑफ एसेट्स होती है। ये स्टॉक मार्केट में एक नॉर्मल शेयर की तरह ही बाय एंड सेल होते हैं। ETF ऐसे काम करता है, AMC ETF बनाती है, AMC खुद शेयर्स खरीदती है, उसका एक यूनिट बनाती है। हम और आप स्टॉक मार्केट पर वो यूनिट बाय एंड सेल करते हैं। ETFs कई तरह के होते हैं, इक्विटी ETF, गोल्ड ETF, डेट ETF, इंटरनेशनल ETF, सेक्टर ETF एटसेट्रा। ETF में आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। एक बार में ही आपको 50 to 100 शेयर्स का एक्सपोजर मिल जाता है। ETF में एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम होता है। एक अच्छा ETF वो है जिसका एक्सपेंस रेशियो कम है, जिसका ट्रैकिंग एरर कम है, जिसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा है, और वो ट्रस्टेड AMC होना चाहिए, लाइक SBI, HDFC एटसेट्रा। फोर्थ, REITs एंड InvITs। REITs का मतलब है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये रियल इस्टेट का म्यूचुअल फंड होता है। ये बड़े ऑफिस स्पेसेस, मॉल्स, होटल्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। REITs में रेंटल इनकम से इनकम आती है। InvITs इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का म्यूचुअल फंड है। ये टोल्स, पावर ग्रिड्स, गैस पाइपलाइन जैसे एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। InvITs में इंफ्रास्ट्रक्चर फीस से इनकम आती है। सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग REITs और InvITs को अपनी 90% से ज्यादा इनकम इन्वेस्टर को डिविडेंड या इंटरेस्ट के फॉर्म में देनी पड़ती है। इन दोनों में इन्वेस्ट करके आप अपने पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपोजर ले पाते हैं बिना खुद की कोई रियल प्रॉपर्टी खरीदे। इसमें कोई मेंटेनेंस और टेनेंट्स की भी टेंशन नहीं होती है। इसमें लिक्विडिटी भी ज्यादा होती है और आप इन्हें शेयर्स की तरह ही बाय एंड सेल कर सकते हैं। अगर इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो REITs एंड InvITs की डिमांड गिर सकती है। REITs या InvITs को आप जीरोधा, अपस्टॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर शेयर्स की तरह ही खरीद और बेच सकते हैं। अब हम बात करेंगे फिजिकल इन्वेस्टमेंट की। फर्स्ट, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी घर बनाने के लिए अलग होती है, इन्वेस्टमेंट के लिए अलग होती है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है रिटर्न्स मिलने चाहिए, या तो रेंट से या फिर प्राइस एप्रिसिएशन से। प्रॉपर्टी की ग्रोथ उसकी लोकेशन पर डिपेंड करती है। आप ग्रोइंग एरियाज में इन्वेस्ट करो जहां स्कूल्स, मॉल्स, मेट्रोज, हाईवेज बन रहे हो। आप मेट्रो सिटीज या फास्ट ग्रोइंग सिटीज में इन्वेस्ट करो। डेवलप्ड एरिया में प्रॉपर्टी महंगी होती है और रिटर्न्स भी कम ही होते हैं। इमर्जिंग एरियाज नॉर्मली सस्ते होते हैं और वहां ग्रोथ पोटेंशियल भी ज्यादा होता है। रेप्यूटेड बिल्डर चूज करो वरना आपको पोजेशन लेट मिलेगा। आप रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स में ही इन्वेस्ट करो। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आपको सस्ती मिल जाएगी लेकिन उसमें रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी थोड़ी महंगी होती है पर उसमें रिस्क भी कम होता है। प्री लीज्ड प्रॉपर्टी रेडी टेनेंट्स के साथ आती है। इसमें आपको स्टार्टिंग से ही फिक्स्ड रेंट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप लोन पर प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो रेंट से EMI कवर होनी चाहिए या कम से कम EMI का मेजर पोर्शन तो कवर होना ही चाहिए। आपको अपनी रीपेमेंट कैपेसिटी देखकर ही लोन लेना चाहिए। इंडिया में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का यील्ड 3 से 6% होता है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी शॉर्ट टर्म में उतने ज्यादा रिटर्न्स नहीं देती है, सो आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने का पेशेंस रखो। अगर आपका बजट कम है तो आप मल्टीपल लोगों के साथ मिलकर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या फिर REITs, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक मीथ है कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस हमेशा बढ़ते हैं। रॉन्ग लोकेशन पर प्रॉपर्टी खरीदने पर या ओवर सप्लाई एरिया में प्रॉपर्टी के प्राइसेस गिर भी सकते हैं। प्री लॉन्चिंग बुकिंग में जब बिल्डर नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं तब लोगों को सस्ती डील्स मिल जाती है लेकिन उसमें रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। एक बड़ा फ्लैट लेने से अच्छा है आप 2-3 छोटी प्रॉपर्टीज लें। इससे रेंटल इनकम और लिक्विडिटी दोनों ही बेटर होगी। रियल एस्टेट एजेंट्स की 90% एडवाइज्ड बायस्ड होती है ज्यादा कमीशन के चक्कर में। अफोर्डेबल हाउसिंग में एप्रिसिएशन
ज्यादा होता है लग्जरी हाउसिंग के कंपैरिजन में। सेकंड, कमर्शियल प्रॉपर्टीज। कमर्शियल प्रॉपर्टीज का मतलब है ऑफिस स्पेसेस, शॉप्स, मॉल्स, वेयर हाउसेज, फैक्ट्रीज एटसेट्रा। कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपको हायर रेंटल यील्ड्स मिल जाती है जो कि 6 to 10% के बीच रहती है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपको स्टेबल इनकम मिलती है क्योंकि कंपनीज 3 to 9 ईयर्स के लिए लीज करती है और टेनेंट्स भी प्रोफेशनल्स ही मिलते हैं लाइक कंपनीज, ब्रांड्स एटसेट्रा। कमर्शियल प्रॉपर्टी में कैपिटल एप्रिसिएशन भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से ज्यादा होता है अगर आप अच्छी लोकेशन पर कमर्शियल प्रॉपर्टीज खरीदोगे तो। कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इनिशियल इन्वेस्टमेंट नॉर्मली बड़ी ही होती है। बेस्ट टाइप ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टीज ये है लाइक ऑफिस स्पेसेस, रेंटल शॉप्स, वेयर हाउस, कोवर्किंग स्पेसेस एटसेट्रा। कमर्शियल प्रॉपर्टी लोन्स का इंटरेस्ट रेट रेसिडेंशियल से थोड़ा ज्यादा होता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी को बेचते टाइम लिक्विडिटी की भी प्रॉब्लम आ सकती है। मेट्रो स्टेशंस के आसपास बिजनेस हब्स, इंडस्ट्रियल बेल्ट सबसे बेस्ट कमर्शियल लोकेशन है। कमर्शियल प्रॉपर्टीज में वैकेंसी रिस्क भी रहता है। ये एक मिथ है कि मॉल सबसे बेस्ट कमर्शियल प्रॉपर्टी है। ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से मॉल्स का फ्यूचर अनसर्टेन है। कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पर देते टाइम आप टेनेंट का बैकग्राउंड जरूर चेक करो। आप कमर्शियल प्रॉपर्टी मेट्रो, एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे इन सब के 1-2 किलोमीटर के ही रेडियस में लो। आप मल्टी टेनेंट बिल्डिंग में इन्वेस्ट करो जिसमें अगर एक टेनेंट जाएगा भी तो पूरा रेंट नहीं रुकेगा। आप ऑलरेडी रेंटेड प्रॉपर्टी खरीदो ताकि आपको स्टार्टिंग से ही रेंट मिले। थर्ड, फार्मलैंड प्रॉपर्टी। फार्मलैंड इन्वेस्टमेंट का मतलब वो जमीन खरीदना है जो खेती के काम में यूज होती है। उस प्रॉपर्टी को खेती के लिए लीज पर देकर रेगुलर इनकम या पैसिव इनकम कमाई जा सकती है। आप खुद खेती करके भी पैसा कमा सकते हैं। एग्रीकल्चर इनकम पर इंडिया में 0 टैक्स लगता है लेकिन जहां आप फार्मलैंड खरीदो वहां वाटर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना ही चाहिए। सोइल क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बारिश और फ्लड जैसी नेचुरल कैलेमिटीज फार्मिंग इनकम को अफेक्ट कर सकती है। रॉन्ग लोकेशन पर फार्मलैंड प्रॉपर्टी खरीदना या बेकार सोइल वाली फार्मलैंड प्रॉपर्टी खरीदना ये आपका बड़ा लॉस करा सकता है। आप फुल डिलिजेंस करके ही कोई भी प्रॉपर्टी खरीदो क्योंकि लीगल डिस्प्यूट्स का रिस्क प्रॉपर्टी में हमेशा रहता है। फेक डॉक्यूमेंट्स और इलीगल सेल्स, लीगल माफिया का ध्यान रखो। प्रॉपर्टी के ऊपर लोन या फिर कोई भी डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। लैंड का सप्लाई लिमिटेड है जिसके चलते लैंड की डिमांड और उनके प्राइसेस हमेशा बढ़ते ही रहेंगे। फोर्थ, गोल्ड इन्वेस्टमेंट। गोल्ड एक सेफ एसेट है। जब शेयर मार्केट या फिर इकोनॉमी गिरती है तब गोल्ड का प्राइस जनरली बढ़ता ही है। जब शेयर मार्केट गिरता है तो लोग पैनिक में आकर अपनी इन्वेस्टमेंट लॉस में सेल कर देते हैं और उस पैसे को वो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड में इन्वेस्ट करके आप अपने पैसे को इन्फ्लेशन से बचा सकते हैं। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी गोल्ड एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। आप मल्टीपल तरह से गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं लाइक फिजिकल गोल्ड, गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड, डिजिटल गोल्ड, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड एटसेट्रा। गोल्ड में आपको 10 से 12% का एनुअल रिटर्न्स मिल ही जाता है। आप अपने पोर्टफोलियो का 5 to 15% गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं लेकिन आप अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी गोल्ड में इन्वेस्ट ना करो क्योंकि गोल्ड में आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलते हैं। लॉन्ग टर्म में गोल्ड शेयर मार्केट इक्विटी जितने रिटर्न्स नहीं दे पाता है। जब शेयर मार्केट की क्रैश होने का डर हो या इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो वो बेस्ट टाइम होता है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। जब इंडियन रुपीस डॉलर के अगेंस्ट में वीक हो रहा हो वो भी गोल्ड में इन्वेस्ट करने का एक बहुत सही टाइम है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है जिससे गोल्ड का इंपोर्टेंस, गोल्ड की डिमांड और गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। फिजिकल गोल्ड की डिमांड तो ज्वेलरी और वेडिंग तक ही सीमित है। गोल्ड ज्वेलरी को इन्वेस्टमेंट समझना उतना ज्यादा सही नहीं है। ज्वेलरी की रीसेल वैल्यू भी बहुत कम होती है। ज्वेलरी में 10 से 25% के मेकिंग चार्जेस भी होते हैं। इन सब के चलते ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट आइडियल नहीं है। और डिजिटल गोल्ड खरीदना भी थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है क्योंकि डिजिटल गोल्ड के कुछ प्लेटफॉर्म्स सेबी रेगुलेटेड नहीं है। गोल्ड ग्लोबल करेंसी की तरह काम करता है। फिजिकल गोल्ड में स्टोरेज और सिक्योरिटी का रिस्क होता है। जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तब गोल्ड के प्राइसेस नीचे चले जाते हैं एंड वाइस वर्सा। जियोपॉलिटिकल क्राइसिस लाइक पेंडेमिक जैसे सिचुएशंस में गोल्ड के प्राइसेस के ऊपर जाने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। गोल्ड का अपना एक साइकिल होता है जो कि नॉर्मली 10 से 15 साल का होता है। इंडिया में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के चलते आप अपने घर में रखे गोल्ड से भी पैसा कमा सकते हैं। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तब भी गोल्ड के प्राइसेस गिरते हैं। फिफ्थ, सिल्वर। सिल्वर एक प्रीसियस मेटल है। सिल्वर का प्राइस गोल्ड के प्राइस की तुलना में ज्यादा वोलेटाइल
होता है। सिल्वर गोल्ड की तुलना में ज्यादा अफोर्डेबल होता है। सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज होता है, लाइक सोलर पैनल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, बैटरीज में एटसेट्रा। इंडस्ट्रियल डिमांड सिल्वर को गोल्ड से अलग बनाती है। इंडस्ट्रियल स्लोडाउन से सिल्वर की डिमांड गिर सकती है। डॉलर के स्ट्रॉन्ग होने पर सिल्वर की डिमांड गिर जाती है। गोल्ड के स्ट्रॉन्ग होने पर सिल्वर वीक हो सकता है। आप सिल्वर में भी कई तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लाइक फिजिकल सिल्वर, सिल्वर ETF, सिल्वर फ्यूचर्स, डिजिटल सिल्वर, सिल्वर माइनिंग स्टॉक्स। सिल्वर में बहुत बड़ा एलोकेशन करना भी रिस्की हो सकता है। ग्रीन एनर्जी लाइक EV एंड सोलर पैनल से सिल्वर की डिमांड बढ़ने ही वाली है। जब इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो सिल्वर में रैली देखने को मिलेगी। सिल्वर हिस्टोरिकली गोल्ड से ज्यादा रिटर्न्स दे चुका है बुल मार्केट्स में। EV बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग में सिल्वर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है 2025 के बाद। इंडस्ट्रियल कंजम्पशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि 2030 तक सिल्वर में शॉर्टेज क्राइसिस आ सकता है। अब हम बात करेंगे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स की। फर्स्ट, ब्लॉकचेन एंड वेब3 इन्वेस्टमेंट। ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है, जैसे कि एक डिजिटल नोटबुक जिसमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है। ये डिसेंट्रलाइज्ड होती है, मतलब किसी कंपनी या किसी गवर्नमेंट का कंट्रोल इस पर नहीं होता है। वेब3 का मतलब है इंटरनेट का नया वर्जन, जहां यूजर का डेटा यूजर के पास ही रहता है। ब्लॉकचेन इन्वेस्टमेंट के मल्टीपल टाइप्स होते हैं, लाइक बिटकॉइन, सोलाना, इथेरियम एटसेट्रा। NFTs मींस यूनिक डिजिटल आर्ट या एसेट्स। डीफाई सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, ये बैंकिंग सर्विसेज जैसी सर्विस प्रोवाइड करता है बिना बैंक हुए। मेटावर्स प्रोजेक्ट मतलब वर्चुअल दुनिया के एसेट्स। क्रिप्टो प्राइसेस क्रेजी तरीके से ऊपर और नीचे होते हैं। आपको इनमें सिर्फ हाइप के बेसिस पर ही इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। आपको प्रोजेक्ट का रियल यूसेज देखकर ही उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इसमें रेगुलेशंस का रिस्क जरूर होता है। गवर्नमेंट कभी भी नए रूल्स ला सकती है। आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो तो बड़े कॉइन्स में ही इन्वेस्ट करो, लाइक इथेरियम, बिटकॉइन एटसेट्रा। और अगर आप छोटे कॉइन्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत छोटा हिस्सा ही उनमें इन्वेस्ट करो, और आप अपना सारा पैसा ही क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट ना करो। आप अपने टोटल पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 5 या 10% ही क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो। और आप एक ही कॉइन में सारा पैसा इन्वेस्ट ना करो, मल्टीपल कॉइन्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करो, ताकि आपको प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन मिले। आप पंप एंड डंप और फेक एयर ड्रॉप्स को अवॉइड करो। कुछ फेक एयर ड्रॉप्स ने तो लोगों के साथ स्कैम भी किया है। आप सिर्फ न्यूज, टिप्स और फोमो के बेसिस पर ही क्रिप्टो में इन्वेस्ट ना करो। कई क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स तो पहले 5 साल में ही बंद हो जाते हैं। ब्लॉकचेन और वेब3 अर्ली स्टेज टेक्नोलॉजी है। इसमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल है, लेकिन रिस्क और वोलेटिलिटी भी ज्यादा ही है। आप अपने क्रिप्टो कॉइन्स को हार्डवेयर वॉलेट्स में रखो, वहां वो ज्यादा सेफ है। इंडिया में क्रिप्टो करेंसी पर फ्लैट 30% टैक्स लगता है और लो सेट ऑफ करने का ऑप्शन भी नहीं मिलता है। आपका जो टोटल पैसा क्रिप्टो में इन्वेस्टेड है उसका 60 to 70% पैसा टॉप कॉइन्स में ही इन्वेस्ट होना चाहिए। आप क्रिप्टो में स्टेकिंग से भी पैसा कमा सकते हैं। ये एक तरह का क्रिप्टो का FD होता है। आप DeFi फार्मिंग से भी पैसा कमा सकते हैं, मतलब आप अपनी क्रिप्टो को DeFi प्लेटफॉर्म पर देकर इंटरेस्ट कमा सकते हैं। सेकंड, स्टार्टअप, एंजल इन्वेस्टिंग एंड वेंचर कैपिटलिस्ट। स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने वाले 2 टाइप के लोग हैं, एंजल इन्वेस्टर्स एंड VCs, वेंचर कैपिटलिस्ट। एंजल इन्वेस्टर्स मतलब वो लोग जो एक स्टार्टअप के अर्ली स्टेज में ही पैसा लगाते हैं। VCs मतलब बड़े फंड्स वाले इंस्टीट्यूशंस या फर्म्स जो बहुत सारा पैसा हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप IPO में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप IPO, एक्विजिशन या फिर कंपनी बायबैक का वेट करो। आपको स्टार्टअप में इन्वेस्ट करके 5 से 10 साल का वेट तो करना ही चाहिए, अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने से पहले आप ये चीजें देखो, फाउंडर एक्सपीरियंस्ड और विजनरी होना चाहिए। आप फाउंडर का बैकग्राउंड और पास्ट परफॉर्मेंस जरूर चेक करो, उसमें एग्जीक्यूशन पावर जरूर होनी चाहिए। वो स्टार्टअप जो प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है उसका मार्केट साइज बड़ा होना चाहिए। उस स्टार्टअप में ट्रैक्शन होना चाहिए, मतलब कुछ कस्टमर्स होने चाहिए। सिर्फ हवा में ही बातें नहीं होनी चाहिए। आप ये देखो कि वो स्टार्टअप अपना प्रोडक्ट बेचकर पैसा बचा रहा है या पैसा जला रहा है। 90 to 95% स्टार्टअप्स अपने पहले 5 साल में ही फेल हो जाते हैं। इसलिए स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा रिस्की होता है, और उस रिस्क को कम करने के लिए आप अपना सारा पैसा किसी एक ही स्टार्टअप में
ना इन्वेस्ट करो। आप मल्टीपल स्टार्टअप्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करो। अगर आप 10 स्टार्टअप में इन्वेस्ट करोगे तो 6 फेल हो जाएंगे, 2 सर्वाइव करेंगे, एक आपको मॉडरेट रिटर्न देगा और एक आपको बहुत बड़े रिटर्न्स देगा जो आपका पैसा 10x, 50x, 100x तक कर सकता है। आप स्टार्टअप्स में कई तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर फाउंडर्स आपके कनेक्शन में है तो आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप एंजल नेटवर्क्स लेट्स वेंचर और एंजल लिस्ट के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा स्टार्टअप वो है जो तेजी से ग्रो हो रहा है, जिसका बर्न रेट काफी कम है, जिसके पास क्लियर मोनेटाइजेशन मॉडल है, जिसके कस्टमर्स लॉयल है। आप उस स्टार्टअप का बर्न रेट एंड रनवे जरूर देखो। बर्न रेट का मतलब है कि वो हर महीने कितना पैसा जला रहा है। रनवे मतलब वो स्टार्टअप अपने करंट फंड से कितने महीने तक चल सकता है। अगर उस स्टार्टअप के फाउंडर के पास उसकी 30% से कम इक्विटी बची है तो वो एक रेड फ्लैग है। स्टार्टअप्स में फाउंडर एंड वीसीज के बीच जनरली मिस अलाइनमेंट रहता है, क्योंकि फाउंडर्स तो लॉन्ग टर्म का ही सोच रहे होते हैं, लेकिन वीसीज को शॉर्ट टर्म में ज्यादा रिटर्न चाहिए। अगर स्टार्टअप फ्रीक्वेंटली पिवट कर रहा है, इट मींस उसके पास क्लैरिटी की बहुत कमी है। ये भी एक रेड फ्लैग है। उस स्टार्टअप के जितने ज्यादा इनसाइट्स आपके पास होंगे, आप उतना ही ज्यादा अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। अच्छा फाउंडर वो है जो फास्ट डिसीजन ले सके, जो फीडबैक लेता हो, जो पिवट करने से नहीं डरता हो, जो फंड रेजिंग में ट्रांसपेरेंसी रखे। सीड राउंड सबसे पहला राउंड होता है जब स्टार्टअप आइडिया या एमवीपी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट पे होता है। यहाँ एंजल इन्वेस्टर्स एंट्री लेते हैं। एंजल इन्वेस्टर बनने के लिए 3 चीजें चाहिए। सबसे पहले तो 5 से 10 लाख की कैपिटल चाहिए, नेटवर्किंग चाहिए, फाउंडर से कनेक्ट होने के तरीके चाहिए और नॉलेज चाहिए। आपको बिजनेस और मार्केट की समझ होनी चाहिए। वीसीज प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं तो दूसरों का पैसा स्टार्टअप में लगाते हैं। वीसीज का टारगेट होता है यूनिकॉर्न, मतलब 8000 प्लस करोड़ वैल्यूएशन बनाने वाले स्टार्टअप में अर्ली इन्वेस्टमेंट करना। ये एक मिथ है कि स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करके तेजी से अमीर बना जा सकता है। आपको 7 से 10 साल लगेंगे स्टार्टअप से एग्जिट करने में, सो आपके पास पेशेंस जरूर होना चाहिए। आप फाउंडर में इन्वेस्ट करो, आइडिया में इन्वेस्ट ना करो। सेकेंड टाइम फाउंडर ज्यादा सही होते हैं, मतलब जो फाउंडर पहले भी स्टार्टअप कर चुका है। जिस स्टार्टअप में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो अगर अच्छा कर रहा है तो आप उसमें अगले राउंड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थर्ड, आर्ट एंड कलेक्टिबल इन्वेस्टमेंट। आर्ट में पेंटिंग्स, फोटोग्राफी एटसेट्रा आते हैं। कलेक्टिबल्स में विंटेज कार्स, रेयर कॉइन्स एटसेट्रा आते हैं। इनमें इन्वेस्टमेंट करके आप कैपिटल एप्रिसिएशन का बेनिफिट उठा सकते हैं। कुछ लोग तो इनमें शो ऑफ करने के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं। फेमस आर्टिस्ट का काम या हिस्टोरिकली इंपोर्टेंट आइटम काफी महंगा बिकता है, लेकिन इनमें लिक्विडिटी की भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसकी मार्केट काफी ज्यादा स्पेकुलेटिव होती है। आप ओरिजिनल या ऑथेंटिक पीसेस ही खरीदो ट्रस्टेड डीलर्स और ऑक्शन हाउसेस से, और आप इसका सेफ स्टोरेज भी इंश्योर करो। 2025 में एनएफटीज, लग्जरी वॉचेस, रेयर स्नीकर्स ट्रेंडिंग में है। जब इकोनॉमी ग्रो करती है तब आर्ट प्राइसेस तेजी से बढ़ते हैं। इनको प्रॉफिट में बेचने पर आपको टैक्स भी पे करना होगा। जब किसी को अर्जेंट में पैसा चाहिए होता है तो वो अपनी आर्ट वर्क को डिस्काउंट पर भी सेल कर देता है, तो आप उसे खरीद कर भी एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। ये एक मीथ है कि इन आर्ट्स का प्राइसेस बढ़ता ही है। सिर्फ सिलेक्टिव, ऑथेंटिक और डिमांड वाले आर्ट वर्क्स का ही प्राइस बढ़ता है। ये भी एक मीथ है कि सिर्फ अमीर लोग ही आर्ट्स वर्क खरीद सकते हैं। आप 10,000, 20,000, 50,000 से भी इनमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ज्यादातर आर्ट पीसेस तो रीसेल ही नहीं हो पाते हैं क्योंकि बायर्स नहीं मिलते हैं। आप प्रॉपर वेरिफिकेशन करके ही कोई भी आर्ट वर्क खरीदो। कई आर्ट डीलर्स तो मार्केट को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट कर देते हैं अपने फायदे के लिए। आर्ट्स और कलेक्टिबल्स के रिटर्न्स इस बात पर डिपेंड करते हैं कि उसकी डिमांड कितनी है और वो कितना ज्यादा रेयर है। अमीर लोग अपनी वेल्थ को सिक्योर रखने के लिए भी इनमें इन्वेस्ट करते हैं। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो लग्जरी और रेयर चीजों के प्राइसेस और महंगे हो जाते हैं। फोर्थ, P2P लैंडिंग। P2P लैंडिंग में आप अपना पैसा डायरेक्टली किसी बोरोवर को उधार देते हैं बिना बैंक के बीच में आए। इसमें एक प्लेटफॉर्म लेंडर और बोरोवर को कनेक्ट करता है, जिसके बदले में वो कुछ फीस भी लेता है। इसमें आपको 8 to 15% का एनुअल रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन P2P लैंडिंग में कुछ रिस्क भी होते हैं, लाइक बोरोवर्स अगर आपको पैसा ना दे, प्लेटफॉर्म्स बंद हो जाए
लेकिन इनमें गारंटी नहीं होती है। कल को अगर आपको इनमें लॉस होता है या आपका पैसा ब्लॉक होता है तो शायद आरबीआई आपकी हेल्प ना करे। तो आप इस रिस्क को कम करने के लिए आप एक ही बोरोवर को अपना सारा पैसा देने की बजाय आप मल्टीपल बोरोवर्स को अपना थोड़ा थोड़ा पैसा दो और आप आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी में ही इन्वेस्ट करो और आप हाई रिस्क की बोरोवर्स को अवॉइड करो। आप अपने टोटल पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 5 या 10% ही इसमें इन्वेस्ट करो। इससे आने वाली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाई जाती है। आपको अपने इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स पे करना होगा। आप बोरोवर का सिविल स्कोर, पर्पस ऑफ लोन और रीपेमेंट हिस्ट्री जरूर चेक करो। आप जो प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर रहे हैं उसका डिफॉल्ट रेट 5% से कम होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी भी जरूर होनी चाहिए। उस प्लेटफॉर्म का कलेक्शन मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर बोरोवर का सिविल स्कोर 650 से कम है तो ये एक रेड फ्लैग है। अगर बोरोवर का लोन का पर्पस वेग है, लाइक कि अगर वो पर्सनल यूज के लिए लोन ले रहा है, वो भी एक रेड फ्लैग है। अगर सेम बोरोवर रिपीटेडली लोन रिक्वेस्ट कर रहा है, वो भी एक रेड फ्लैग है। T2P लैंडिंग में आपको एफडी से 2 या 3 गुना रिटर्न्स मिल जाता है। लेकिन आप सिर्फ रिटर्न्स देखकर ही इन्वेस्ट ना करो, आप रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देखो, मतलब वो रिटर्न्स कितने ज्यादा रिस्क लेकर लाया जा रहा है। आप P2P इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफिकेशन के तौर पर भी देख सकते हो। फिफ्थ, इंटरनेशनल स्टॉक्स और फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना। इंटरनेशनल स्टॉक्स और फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके आपका डाइवर्सिफिकेशन इंडिया तक ही सीमित नहीं रहेगा। इनमें इन्वेस्ट करने पर अगर इंडियन रुपीस की वैल्यू गिर भी रही है तो आपको तो डॉलर्स में रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो इसमें आपको डॉलर करेंसी का एडवांटेज मिलेगा। इसके चलते आप टॉप कंपनीज गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनमें आप ग्रो, IND मनी, जीरोधा जैसे इंडियन एप्लीकेशन से ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ हाइप के बेसिस पर ही टेस्ला, एनवीडिया जैसी कंपनी में इन्वेस्ट ना करो। NASDAQ 100 जिसमें टेक कंपनीज आती है, S&P 500 जिसमें यूएस की टॉप 500 कंपनीज आती है, ये टॉप परफॉर्मिंग इंटरनेशनल फंड्स है। लेकिन आप अपनी कंट्री के अलावा किसी दूसरी एक ही कंट्री में इन्वेस्ट ना करो, आप मल्टीपल कंट्रीज में इन्वेस्ट करो। यूएस कंपनीज के स्टॉक्स और फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके आप इंडियन रूपी के फॉल के अगेंस्ट हेज हो जाते हैं। ये एक मिथ है कि सिर्फ यूएस स्टॉक्स ही अच्छे हैं। आप यूरोप, जापान, चाइनीज मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये भी एक मिथ है कि ग्लोबल फंड्स के रिटर्न्स कम होते हैं। पास्ट डिकेड्स में NASDAQ 100 ने इंडियन निफ्टी को बीट किया है। पिछले 20 साल में S&P का एवरेज रिटर्न 12% है, जबकि NASDAQ का 17%। इंडियन रूपी ने पिछले 10 साल में USD के अगेंस्ट 4 से 5 साल की ईयरली गिरावट देखी है। और ये चीज आपके फेवर में काम करेगी अगर आप यूएस जैसी मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो। वॉरेन बफेट खुद रिकमेंड करते हैं S&P 500 में इन्वेस्ट करना। डॉलर में पैसा कमाकर इंडिया में खर्च करने का कंपाउंडिंग इफेक्ट इनसेन होता है। रिटेल इन्वेस्टर्स ग्लोबली पैसिव इन्वेस्टिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। सिक्स्थ, IPO इन्वेस्टिंग। जब कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक बनने के लिए पहली बार अपने शेयर्स मार्केट में बेचती है, उसको IPO कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2012 में जोमेटो का IPO आया था। IPO में इन्वेस्टमेंट करके आप उस कंपनी की ग्रोथ की जर्नी में अर्ली फेज में ही एंट्री ले लेते हैं। लेकिन IPO में कुछ रिस्क भी होते हैं, लाइक ओवर वैल्यूएशन का रिस्क और ओवर हाइप का रिस्क। IPO में आप जीरोधा, ग्रो जैसे ब्रोकर से ही अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग डे पर अगर आपको प्रॉफिट मिले तो आप प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर कंपनी अच्छी है तो आप उसे होल्ड करने के बारे में भी सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिस्टिंग डे पर लॉस हो जाए तो आप पैनिक ना करो। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो आप उसे होल्ड करो। ये एक मिथ है कि IPO में हमेशा प्रॉफिट होता है, और ये भी एक मिथ है कि बड़ी कंपनीज का IPO सेफ होता है। IPO का अलॉटमेंट प्रोसेस लॉटरी सिस्टम की तरह होता है। IPO में पहले बड़े इन्वेस्टर शेयर्स खरीद लेते हैं और जब लिस्टिंग के बाद ये लोग एग्जिट करते हैं तब स्टॉक का प्राइस गिर सकता है। आप ओवर हाइप्ड IPO में फोमो में आकर इन्वेस्ट करना अवॉइड करो। जिस IPO का ग्रे मार्केट में प्रीमियम अचानक से गिर जाए वो एक रेड फ्लैग है। IPO में अप्लाई करने का ये प्रोसेस है। सबसे पहले तो आप IPO सिलेक्ट करो, प्राइस एंटर करो, कट ऑफ बेसिस पर या मैनुअल बेसिस पर लॉट साइज चूज करो, फिर UPI ID और नेट बैंकिंग का यूज करो, ब्लॉक्ड अमाउंट मेंटेन करो। ये अमाउंट बैंक में फ्रीज हो जाता है। अगर आपको अलॉटमेंट मिला तो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स आपको मिल जाएंगे। अलॉटमेंट नहीं मिला तो पैसा ऑटोमेटिकली अनफ्रीज हो जाएगा। आप IPO में सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में लॉन्ग टर्म के लिए
लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप आईपीओ में कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई करो, उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं अलॉटमेंट मिलने के। आप हमेशा एक लॉट ही अप्लाई करो मल्टीपल डीमैट अकाउंट से, इससे अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। आईपीओ दो तरह के होते हैं, पहला है फिक्स्ड आईपीओ जिसमें प्राइस पहले से ही फिक्स होता है। सेकंड है जिसमें प्राइस बैंड दिया जाता है। कुछ आईपीओ तो लिस्टिंग डे पर ही 30 to 50% के रिटर्न्स दे चुके हैं, लाइक जोमेटो, नाइका एटसेट्रा। ये एक मिथ है कि अगर जीएमपी हाई है तो आईपीओ सक्सेसफुल होगा। सेवंथ, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिटायरमेंट फोकस्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम है। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टूल है जो आपको रिटायरमेंट के बाद रेगुलर पेंशन और लमसम अमाउंट दोनों देता है। इसमें 18 to 70 की एज तक इन्वेस्ट किया जा सकता है। एनपीएस में दो तरह के अकाउंट होते हैं। टियर 1 अकाउंट, इसमें एज 60 तक लॉक इन होता है और ये मैंडेटरी अकाउंट होता है। इसमें मैच्योरिटी पर 60% टैक्स फ्री लमसम विड्रॉ किया जा सकता है और 40% मंथली पेंशन के तौर पर लेना मैंडेटरी है। इस अकाउंट के विड्रॉवल रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। टियर 2 अकाउंट वॉलंटरी और फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन इसमें कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। एनपीएस का पैसा इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होता है। इनकम टैक्स सेक्शन 80C में आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलता है एनपीएस में इन्वेस्ट करने पर, जो कि 1.5 लाख रुपए तक होता है और 50,000 रुपीज का एडिशनल डिडक्शन भी मिलता है। अगर आप 60 की एज से पहले ही पैसा विड्रॉ करोगे तो आप मैक्सिमम 20% पैसा ही विड्रॉ कर सकते हो और 80% की एनयूटी लेना कंपलसरी है। लेकिन अगर आप 60 की एज में विड्रॉ करोगे तो आप 60% तक विड्रॉ कर सकते हो और 40% एनयूटी लेना कंपलसरी है। एनयूटी का मतलब है मंथली पेंशन। एनपीएस में आपको 8 to 12% के रिटर्न्स मिल जाते हैं। एनपीएस का एक नुकसान ये है कि इसमें 40% की एनयूटी तो लेनी ही होती है और पेंशन प्लान्स के रिटर्न्स काफी कम होते हैं और एनयूटी मंथली इनकम टैक्सेबल भी होती है। एनयूटी वाला पैसा इंश्योरेंस कंपनी को जाता है, वो कंपनी आपको मंथली इनकम देती है। स्टार्टिंग में एनपीएस सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए ही था, लेकिन 2009 के बाद इसको सबके लिए ओपन कर दिया गया। एनपीएस का मेन मोटिव है कि लोग अपनी रिटायरमेंट के लिए डिसिप्लिन वे में सेविंग करना स्टार्ट करें और इसमें आपका पैसा प्रोफेशनल फंड्स मैनेजर मैनेज करते हैं, लाइक एसबीआई पेंशन फंड, एचडीएफसी पेंशन फंड्स एटसेट्रा। एनपीएस का मिनिमम कंट्रीब्यूशन अमाउंट टियर 1 अकाउंट खोलने के लिए 500 रुपए है, टियर 2 अकाउंट के लिए 1000 रुपए है। टियर 1 अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए हर साल 1000 रुपए डिपॉजिट करना होगा और टियर 2 अकाउंट के लिए कोई भी अमाउंट फिक्स नहीं है। एनपीएस में दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट, एक्टिव चॉइस, जिसमें इक्विटी में मैक्सिमम 75% पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें आप डिसाइड करते हो कि कितना पैसा इक्विटी में जाएगा, कितना पैसा डेट में जाएगा और कितना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाएगा। और सेकंड है ऑटो चॉइस, जिसमें एज के हिसाब से ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होगा। यंग एज में इक्विटी में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा और ओल्ड एज में डेट में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा। 8th, सुकन्या समृद्धि योजना। ये एक गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम है गर्ल चाइल्ड के लिए। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव के अंडर लॉन्च हुई थी। इसे सिर्फ पेरेंट्स या लीगल गार्जियंस ही ओपन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए गर्ल चाइल्ड की एज 10 से कम होनी चाहिए और एक लड़की के नाम पर एक ही अकाउंट खोला जा सकता है। एक फैमिली में मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए ही ये अकाउंट ओपन किया जा सकता है, लेकिन ट्विंस या ट्रिपलेट के केस में एक्सेप्शन है। ये अकाउंट पोस्ट ऑफिस में भी ओपन कराया जा सकता है और बैंक्स में भी। इसमें साल का मिनिमम 250 रुपए इन्वेस्ट करना होता है और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए। इसमें आपको हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट तो डिपॉजिट करना ही होगा, नहीं तो अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा और वापिस शुरू करने के लिए 50 रुपए की पेनल्टी लगेगी। इसमें अकाउंट ओपनिंग से लेकर 21 साल तक लॉक इन है। या फिर मैरिज के लिए भी पैसा विड्रॉ किया जा सकता है। अगर गर्ल चाइल्ड की एज 18 हो गई है तो इस स्कीम में 15 साल तक पैसा डिपॉजिट करना होता है। इसमें 8% के आसपास के एनुअल रिटर्न्स मिल जाते हैं। इनकम टैक्स सेक्शन 80C के अंडर भी आपको इस स्कीम में इन्वेस्ट करने पर टैक्स बेनिफिट मिलेगा। ये स्कीम ट्रिपल एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आती है, मतलब जो पैसा आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करोगे उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। इस स्कीम में आप जो इंटरेस्ट कमाएंगे उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा और मैच्योरिटी अमाउंट पर भी टैक्स नहीं लगेगा। इस स्कीम में पार्शियल विड्रॉल किया जा सकता है। 50% तक पैसा विड्रॉ किया जा सकता है अगर गर्ल चाइल्ड की एज 18 हो गई है तो। गर्ल चाइल्ड की एज 21 होने पर फुल विड्रॉल भी पॉसिबल है। गर्ल चाइल्ड की एज 18 हो गई है तो उसकी शादी के लिए भी फुल अमाउंट विड्रॉ किया जा सकता है। प्री मैच्योर क्लोजर भी पॉसिबल है। गर्ल चाइल्ड की डेथ के केस में, मेडिकल इमरजेंसी या लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज के केस में इस स्कीम से गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन और मैरिज के लिए गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट की जाती है। अगर आप हर साल इस स्कीम में 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 21 साल बाद 75 लाख रुपीस के आसपास का अमाउंट आपको मिल जाएगा। 9th, चिल्ड्रन एजुकेशन प्लान। इंडियन एजुकेशन का इन्फ्लेशन रेट बहुत तेजी
तेजी से बढ़ रहा है। आप एक अमाउंट डिसाइड करो कि आपको अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कितना पैसा चाहिए, फिर आप वो अमाउंट कैलकुलेट करो जो आपको हर महीने इन्वेस्ट करना है उस गोल तक पहुंचने के लिए। ये इन्वेस्टमेंट आप म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड्स में कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में हर महीने 10,000 रुपए की SIP करते हैं तो 15 साल बाद आपके पास 50 लाख रुपए का पोर्टफोलियो होगा। लेकिन जितना भी पैसा आपको चाहिए अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, उस अमाउंट में आप इन्फ्लेशन रेट को जरूर कंसीडर करो, क्योंकि हर साल 6% का तो इन्फ्लेशन रेट ही है। हर साल 6% से पैसे की वैल्यू कम हो रही है और एजुकेशन इन्फ्लेशन रेट तो और भी ज्यादा है। जो पैसा आपको शॉर्ट टर्म में चाहिए, नियर फ्यूचर में चाहिए, उसे आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाने की बजाय डेट म्यूचुअल फंड में लगाओ। गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन के लिए तो सुकन्या समृद्धि योजना में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। इंडिया में एजुकेशन कॉस्ट हर साल 7 to 10% से बढ़ रही है। अगर आपके पास 10 साल से ज्यादा का टाइम है तो आप अपना 70 to 80% पैसा इक्विटी में रख सकते हो। अगर आपके पास 3 से 5 साल ही है तो आप डेट फंड्स या हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। 10th सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये एक गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम है 60+ एज वाले लोगों के लिए। इस स्कीम का मोटिव है रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम देना। इसमें मिनिमम 1,000 रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। इसमें 8% के आसपास का आपको रिटर्न मिल जाएगा। इसका इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, लेकिन इसमें भी आपको सेक्शन 80C में टैक्स डिडक्शन मिलती है। इसमें एनुअल इंटरेस्ट अगर 50,000 रुपए से ज्यादा है तो TDS भी कटेगा। इसमें 5 साल का फिक्स्ड टेन्योर होता है जिसको 3 और साल के लिए एक्सटेंड कराया जा सकता है। ये स्कीम 100% सेफ है, इसमें 0 रिस्क है। इसमें प्री मैच्योर विड्रॉल भी पॉसिबल है, लेकिन उसमें पेनल्टी लगेगी। इस स्कीम में FD से ज्यादा रिटर्न्स कमाए जा सकते हैं, और वो भी FD जितनी सिक्योरिटी के साथ ही। ये स्कीम पोस्ट ऑफिस और बैंक्स दोनों में ही अवेलेबल है। सीनियर सिटीजन्स अपने रिटायरमेंट फंड का 40% इसमें लगा सकते हैं। आप अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट को किसी एक ही इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाने की बजाय आप मल्टीपल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करो। इससे आपका ओवरऑल रिस्क भी कम हो जाएगा और आपको अच्छे खासे रिटर्न्स भी मिल जाएंगे। जो पैसा आपको शॉर्ट टर्म में या नियर फ्यूचर में चाहिए उसे आप कम रिस्क की, कम वोलेटाइल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाओ। जो आपको लॉन्ग टर्म में चाहिए उसे आप इक्विटी में भी लगा सकते हैं। आप क्विक रिटर्न्स और गेट रिच क्विक स्कीम से दूर रहो। और जब आप अपने इन्वेस्टमेंट की रिटर्न्स कैलकुलेट करो तो आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स देखो और आप रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देखो कि वो रिटर्न्स कितना रिस्क लेकर लाया जा रहा है, और आप गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करो। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करो कि मुझे इस गोल के लिए इतने टाइम बाद इतना पैसा चाहिए। फिर आप कैलकुलेट करो कि उस गोल तक पहुंचने के लिए हर महीने आपको कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, और उस अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करना आप स्टार्ट कर दो। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।